हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी फिफ्थ सेम का सेकंड मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का। ये 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनके अपन वन बाय वन सॉल्व करेंगे। पहले आपको जीवा अंकुरों के कितने प्रकार हैं मानव के अंदर वो बताना है। उसके बाद में डबल सर्कुलेशन क्या होता है, मसल्स के प्रकार बताने हैं, कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है मानव के अंदर, और मानव के अंदर जो दोहरा परीक्षण करते हैं उसके बारे में जानकारी देनी है। मूत्र का रंग हल्का पीला रंग क्यों होता है उसके बारे में, न्यूरोगिलिया क्या चीज़ है, एक तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर नोड ऑफ रणवियर क्या चीज़ होता है, उसके रोल को बताना है, उसकी क्या भूमिका है। फिर सीमन डिजीज, मिक्सोडीमा और श्वसन गुणांक के बारे में जानकारी देनी है। और लास्ट में बताना है कि हृदय की धड़कन के अंदर जो मायोजेनिक हर्ट होता है उस मायोजेनिक हर्ट का क्या रोल होता है उस बारे में आपको जानकारी देनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अपन वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है जीवा अंकुरों के प्रकार। विभिन्न प्रकार के जीवा अंकुरों के नाम लिखिए। तो 4 फॉर्म होती है, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट एंड वेलेट। वेलेट को अपन सर्कमवेलेट पेपिलाई भी बोलते हैं। ये सारे क्या है, पेपिलाई के नाम है। ठीक है जी, ये सारे जीवा अंकुरों के नाम है जो 4 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय के अंदर जो दोहरा परिसंचरण तंत्र है या दोहरा परिपथ है वो क्या है, उसके बारे में आपको सामान्य जानकारी देनी है। तो एक्चुअली होता यूं है कि हृदय के अंदर एक चक्र को पूर्ण करने के लिए रक्त जो होता है वो 2 बार हृदय से गुजरता है। आलिंद और नीले से अलग अलग होता है। दाएं आलिंद और बाएं आलिंद में 2 बार ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो आपस में मिक्स नहीं होता। अनऑक्सीकृत रक्त और ऑक्सीकृत रक्त आपस में मिक्स नहीं होता, दोनों अलग अलग होते हैं। इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, जिसके अंदर अशुद्ध रक्त तो फेफड़ों में और शुद्ध रक्त शरीर के अंगों को पहुंचा दिया जाता है। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, आप इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन भी कह सकते हैं, कि जिसके अंदर फुसफुसीय परिसंचरण एवं सिस्टमैटिक परिसंचरण कह सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कंकाल पेशियों के नाम, आपके मानव के अंदर पाए जाने वाली पेशियों के नाम। तो 4 प्रकार की पेशियां पाई जाती है, स्केलेटन मसल्स है, स्मूथ मसल्स है और कार्डियक मसल है। कंकाल पेशियां होती है, चिकनी पेशियां होती है और हृदय पेशियां होती है। जो कंकाल पेशियां होती है इनकी ये सिलेंड्रिकल शेप में होती है। आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ये सिलेंड्रिकल शेप में होती है। जो स्मूथ मसल्स होती है वो आपके स्पिंडल शेप में या तर्कु रूप में होती है। ये जो स्पिंडल शेप में होती है आपके स्मूथ मसल, और ये इनवॉलंटरी होती है, अनैच्छिक होती है, जैसे कि आपको पता है। और हृदय की भी पेशियां जो है अनैच्छिक होती है, और ये होती है ब्रांच, ये शाखित होती है। तो ये 3 प्रकार की मानव शरीर के अंतर्गत पेशियां पाई जाती है, कंकाल पेशियां, चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां। ये दोनों अनैच्छिक होती है। जैसा कि आपको पता है कि हृदय की गति जो है वो अपने द्वारा नियंत्रित नहीं होती, वो अनैच्छिक पेशियां अपने आप करती है। सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होते हैं पीएनएस के अंतर्गत, वो आगे दे रखे हैं, उनमें अपन डिस्कस करेंगे। इसमें जब पार्ट बी की तरफ चलेंगे तो इनके शेप बता रखे हैं। ये सर्कुलर होती है, ये स्पिंडल शेप होती है और ये ब्रांच होती है, दोनों अनैच्छिक है और ये कंकाल पेशियां। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव मूत्र का रंग हल्का पीला रंग किस कारण से होता है, उसका जानकारी देनी है आपको। तो यूरिन का जो लाइट येलोइश कलर होता है वो यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। यूरोक्रोम नामक एक पिगमेंट की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। अल्टीमेटली वो आरबीसी और लीवर में जाके डिस्ट्रॉय होता है, तो जिसको किडनी में जाता है ना, तो वो बिलिरुबिन की वजह से उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो बिलिरुबिन की वजह से भी अपन कह सकते हैं कि इनका क्या कहते हैं, मानव मूत्र का रंग हल्का पीला रंग का होता है। तो मोस्टली जो पिगमेंट होता है रेस्पॉन्सिबल यहाँ पर, उसका नाम है यूरोक्रोम। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, न्यूरोगिलिया से आप क्या समझते हैं। न्यूरोगिलिया, इसको अपन गिलियल सेल भी कहते हैं। ये तंत्रिका तंत्र में सहायक कोशिकाओं की तरह कार्य करते हैं, जिसका काम होता है सहारा प्रदान करना, पोषण देना और सुरक्षा देना। इसको अपन वैसे यूं भी कह सकते हैं कि एक प्रकार का ग्लू या गोंद, ये तंत्रिका तंत्र के लिए एक प्रकार का गोंद या ग्लू की तरह कार्य करता है, एक्ट एज ए ग्लू और गोंद। ठीक है जी। तो इनका मुख्य कार्य क्या हो न्यूरोगिलिया का, तंत्रिका तंत्र में पोषण, सुरक्षा और सहारा प्रदान करना, और इसको अपन गिलियल सेल भी कहते हैं, और जो कि एक गोंद के प्रकार कार्य करता है आपस में। नेक्स्ट है कि इसमें 2 प्रकार बता रखे हैं आपको इसी के अंदर, न्यूरोगिलिया के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर। देखो आपको जैसा कि पता है कि मानव के अंदर 2 प्रकार के सर्कुलर नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, जिनको बोलते हैं अपन एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोगिलिया एंड एपेंडाइमल सेल। ये 4 प्रकार की सेल जो होती है वो आपके
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाई जाती है, जबकि परिधि या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो प्रकार की सेल पाई जाती है, शॉमैन सेल एंड स्टेलॉइड सेल। ये दो प्रकार की सेल इसके अंदर भी प्रेजेंट होती है। ये आपकी सामान्य जानकारी के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, नोड ऑफ रणवियर, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका में रणवियर के नोड की क्या भूमिका या रोल होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि, और यहाँ मेंशन किया हुआ है कि जो ये एक प्रकार का गैप होता है जंक्शन के बीच में, जो कि एक प्रकार का रिचार्ज स्टेशन की तरह कार्य करता है, जहाँ पे जो आपस के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें ये तंत्रिकाओं को या जो आप तंत्रिका कोशिकाओं के लिए एक प्रकार का ये समझ लीजिए रिचार्ज स्टेशन है, ताकि वहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल आपस में आदान प्रदान हो सके। और इसका मुख्य अगर भूमिका पूछी जाए तो एक ये होता है सेलुटरी कंडक्शन करता है, एक्शन पोटेंशियल का रीजनरेशन करता है, और एनर्जी एफिशिएंसी के साथ साथ फाइन ट्यूनिंग करता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट रोल होते हैं ताकि जो सिग्नल की स्पीड है वो बढ़ सके। जैसा कि आपको यहाँ पे मेंशन है, रिचार्ज स्टेशन का काम क्या होता है भाई, सिग्नल की स्पीड, इलेक्ट्रिक सिग्नल को ही तो इधर से उधर आदान प्रदान करता है नोड ऑफ रणवियर के। ये बीच में नोड होते हैं दो, अब बैंड होते हैं, आपको पता है ए बी आई ऐसे करके जेड बैंड के बीच में आपस में तर्कतों के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो उनके बीच में ये एक्ट एज ए रिचार्ज स्टेशन, ताकि वो आपस में क्या कर सके, फाइन ट्यूनिंग हो सके किसकी, ये सिग्नल्स की, ताकि उसकी स्पीड बढ़ सके। तो ये 4-5 कार्य होते हैं, जिसमें सेलेटरी कंडक्शन हो गया, आपका एक्शन पोटेंशियल का रीजनरेशन हो गया या पुनरुत्पादन हो गया, इसके साथ साथ एनर्जी की एफिशिएंसी या ऊर्जा की बचत भी एक प्रकार से करता है, साथ साथ फाइन ट्यूनिंग करता है सिग्नल्स की, ताकि स्पीड मेंटेन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीमन डिजीज के बारे में, या सिगमंड रोग क्या है। तो सीमन रोग और कुछ नहीं है, ये पिट्यूटरी कैक्सिया भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत होता यह है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपकी वो सामान्य रूप से कार्य करना बंद कर देती है। जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो अगर सामान्य रूप से कार्य ना करे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सीमन डिजीज, जिसके अंदर इसको अपन पिट्यूटरी कैक्सिया भी बोलते हैं। एक शॉमैन या सीहेंस सिंड्रोम और होता है, सिमिलर नाम है, उसके अंदर भी पिट्यूटरी का फेलियर हो जाता है, उसके अंदर आपका सीवियर ब्लड लॉस होता है और इस्चेमिक नेक्रोसिस हो जाता है। आपको नाम याद होना चाहिए कि सीमन्स के साथ साथ एक सीहेंस सिंड्रोम भी होता है, जो कि भी वो भी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, पिट्यूटरी फेलियर के लिए। और ये भी पिट्यूटरी की वजह से होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो इंपॉर्टेंट कार्य है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं होता है, चाहे एंटीरियर या पोस्टीरियर लोब के दोनों के द्वारा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिक्सिडीमा क्या है। तो मिक्सिडीमा जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, पीछे एडिमा लगा है। एडिमा का मतलब होता है दो प्रकार के एडिमा होते हैं, पिटिंग एडिमा और पेरिफेरल एडिमा, सेंट्रल एडिमा, जिसमें आप देख सकते हो। तो ये मोस्टली गर्ल्स के अंदर कॉमन है आजकल, इसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, मतलब आपके थायराइड का जो निर्माण है वो कम होता है। तो इससे टीएसएच ज़्यादा स्टिमुलेट होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन में वृद्धि होती है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को उत्तेजित करता है या स्टिमुलेट करता है, परंतु थायराइड इतनी मात्रा में बढ़ नहीं सकता। जो अपन ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, T3 एंड T4 हार्मोन जो रेस्पॉन्सिबल होता है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, तो आपकी उपापचय क्रिया उससे प्रभावित होती है। तो उसके लिए कौन सा रोग होता है, मिक्सिडीमा, जिसके अंदर आपको पिटिंग एडिमा ना होकर आपके पेरिफेरी में या फिर उसमें सूजन के रूप में आपके अंदर ये समझ लिया मोटापा होता है, या और भी इसके फंक्शन होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो मिक्सिडीमा किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ हाइपोथायराइड या थायराइड के सामान्य रूप से कार्य न कर पाने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्वसन गुणांक को परिभाषित कीजिए। श्वसन गुणांक या रेस्पिरेटरी कोशेंट ये होता है एक प्रकार का, ये एक जैविक माप है जिसके अंदर आपने कितनी ऑक्सीजन उपयोग की और कितनी CO2 का बाहर निकाला उसके बारे में जानकारी दी जाती है। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट RQ = O2 अपॉन CO2। ये अलग अलग खाद्य पदार्थों के लिए अलग होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए अलग अलग हो सकता है, और मोस्टली ये कार्बोहाइड्रेट के लिए एक होता है। रेस्पिरेटरी कोशेंट जो होता है ना, कार्ब्स के लिए होता है 1, और इनके लिए क्या कहते हैं आपके लिपिड्स के लिए होता है बिलो देन 1, 1 से कम होता है, और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनमें 1 से अधिक होता है, और प्रोटीन के लिए भी 1 से कम होता है। तो वसा और प्रोटीन दोनों में क्या होगा, लेस देन 1, जबकि कार्ब्स के लिए ये 1 होता है। अगला क्वेश्चन है आपके हृदय की धड़कन या मायोजेनिक हृदय से हृदय कैसे किस प्रकार ये धड़कन उत्पन्न होती है उस बारे में जानकारी देनी है आपको। तो मानव हृदय को मायोजेनिक हार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो धड़कन उत्पन्न करने के लिए किसी भी तंत्रिका आवेग की जरूरत नहीं पड़ती या नर्व इंपल्स की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि यहाँ मेंशन किया है कि नर्व इंपल्स नॉट रिक्वायर्ड इन
मायोजेनिक हार्ट, बिकॉज वो अपनी हृदय की धड़कन को खुद जनरेट करता है। जैसा कि अपन ने यहाँ पे देखा इनवॉल्ट्री है, ब्रांच होता है, हार्ट की कार्डियक मसल्स भी अलग से कार्य करती है। अपन ने इनमें मांसपेशियों के प्रकार में भी पढ़ा। तो ये अपनी धड़कन खुद उत्पन्न करता है, इसमें तंत्रिका आवेग की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें विशेष प्रकार की पेशियां पाई जाती है जो खुद को रक्त का परिवहन करती है, जिसमें दो प्रकार के नोड होते हैं, कि आपको पता हो तो इसके अंतर्गत एसए नोड एंड एवी नोड। हृदय के अंदर आपने डायग्राम में पढ़ा होगा एसए नोड एंड एवी नोड, जिसके द्वारा इसके अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स कंडक्ट होता है। हिज ऑफ बंडल और परकिंजे फिलामेंट्स भी होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं, जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर में अलग होता है। ये तो साइनो एट्रियम नोड बोलेंगे इसको। साइनो एट्रियम नोड तो आपके एट्रियम को कांटेक्ट करेगा एंड फिर नीचे मिडल वॉल से नीचे की तरफ जाता है, और फिर परकिंजे तंतु कह दीजिए, या फिर आप हिज बंडल ऑफ हिज के द्वारा नीचे वेंट्रिकुलर के अंदर या नीले के अंदर संकुचन होता है, जिससे हृदय की धड़कन और नियंत्रित होती है। तो उसके खुद का नर्व इंपल्स होता है हृदय का, कार्डियक की मसल्स का, इसी के लिए इसको बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक जो हृदय की पेशियों के बारे में भी अपन ये शब्द प्रयुक्त करते हैं। तो ये पार्ट अब ए अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन चलते हैं पार्ट बी की तरफ। एक बार मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूं, उसके बाद 1 बाय 1 अपन इसको लेते चलेंगे ताकि समय व्यर्थ ना हो। सो अपन पार्ट बी की तरफ चलते हैं, जिसमें 12 मार्क्स के बड़े क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको इस मॉडल के अंदर, उसको अपन आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जैसा कि आपको फर्स्ट यूनिट में से दे रखा है पाचन के बारे में, कि पाचन क्या है, और मानव के आहार नाल के बारे में आपको समझाना है। ये उससे भी रिलेटेड ही है, जिसमें यकृत की संरचना और उसके बारे में, हालांकि मोस्टली आपके ब्लड और वो है, इसमें इसके ऊपर फोकस किया है, और ये आपको मिड टर्म के अंदर भी दिया गया था। इसको अपन शॉर्ट में फिनिश करते हैं ताकि आगे टॉपिक पे चला जाए। ये कुछ नहीं, एक प्रकार की जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें जटिल खाद्य पदार्थों को एंजाइम की सहायता से अपन सरल और घुलनशील पदार्थों के अंदर परिवर्तित करते हैं, ताकि आंत्र के अंदर उसका अच्छे से अवशोषण हो सके। और घुलनशील पदार्थ कौन से हैं, जैसे अपन ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, एमाइलेज हुए जो स्टार्च का और कार्ब्स का पाचन करता है, पेप्सिन और ट्रिप्सिनोजन कीमोट्रिप्सिन होते हैं जो इनको वसा को क्या कहते हैं डाइजेस्ट करते हैं या पाचन करते हैं, उनमें प्रयुक्त होने वाले एंजाइम है। और ऐसे ऐसे आपने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, विच इज पेप्सिन एंड प्रोटीएज भी बोलते हैं उनको। तो ये तीनों जो होते हैं, जो चाहे लार के अंदर हो चाहे आंत के अंदर हो, तो ये क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। और पाचन क्या है, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है या बायोकेमिकल रिएक्शन है, जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे प्रोटीन के अमीनो एसिड में, विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन और प्रोटीएज एंजाइम, ताकि वो उसका विघटन हो सके और पाचन आसानी से हो सके, और अल्टीमेटली लास्ट में आप उनका डाइजेशन या अवशोषण कर सको थ्रू इंटेस्टाइन या आंत्र के थ्रू आप उनका अवशोषण कर सकते हैं, जिसमें आप अल्टीमेटली फिर एब्जॉर्प्शन होने के बाद में, जैसे अपन ने पढ़ा था कि ब्लड के अंदर या रक्त के अंदर जाता है, ताकि इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हो चाहे अमीनो एसिड हो, और वहां से क्या होता है, शरीर को पोषण और ऊर्जा या एनर्जी मिलती है, और ये वहां से आंत से अवशोषित कर लिया जाता है। लमसम आप यूं देखिए तो मुख से लेके गुदा तक का ये पूरा पार्ट जो होता है लमसम 9 मीटर के तकरीबन का होता है। पूरी आहार नाल फैली रहती है मानव की, जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और ये एक लंबी नलीनुमा एक मांसपेशी है जो कंटिन्यूस होती है, निरंतर होती है, जो उसमें एक्टिविटीज होती है, जैसे क्रमांकुचन गति भी होती है, जिससे भोजन आगे चाइम लाइम करके आगे की तरफ बढ़ता रहता है, और निम्नलिखित क्या कहते हैं भागों द्वारा आगे से आगे स्थानांतरित होता है, जिसमें आप मुख समझ लीजिए, बक्कल कैविटी समझ लीजिए। मुख और मुख गुहा के अंदर शुरुआत के अंदर अपन पाचन को दांत से चबाएंगे, ये एक प्रकार का मैकेनिकल डाइजेशन हो गया, जिसमें अपन उसको छोटे पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, और लार से भी कुछ एंजाइम निकलता है, जैसे एमाइलेज है, मैंने बताया आपको, वो माउथ के अंदर फॉर्म होगा, और वो आप इसको क्या करें डाइजेस्ट करेगा, या टाइलिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है, और भी बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। देन आफ्टर वहां से भोजन जाता है फेरिंग्स की तरफ। सबसे पहले माउथ और बक्कल कैविटी है, माउथ एंड बक्कल कैविटी, जिसको आप मुख या मुख गुहा भी कह सकते हैं। इसके बाद फेरिंग्स के अंतर्गत जाता है, जिसको अपन फेरिंग्स और ईसोफेगस बोलते हैं। सेकंड पार्ट होता है इसका फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। ग्रसिका और ग्रसनी, अपन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ग्रसनी या ग्रसिका, जिसके अंदर मुख में जो चबाया हुआ भोजन है वो फर्दर आगे की तरफ जाता है, और इस चबाए हुए भोजन को ग्रसनी के माध्यम से कहाँ पे भेज देते हैं, पेट के अंदर एक नलीनुमा संरचना होती है, ये फेरिंग्स और ईसोफेगस,
लमसम आप ये मान के चलिए 15-20 सेंटीमीटर की, वहाँ से भोजन ये नीचे की तरफ जाता है और अल्टीमेटली ये पहुँचता है इसके बाद में अपन जिसको कहते हैं पेट या स्टमक। फूड एंटर करता है स्टमक के अंदर या आमाशय के अंदर, जो कि एक जे शेप की संरचना होती है। कैसा होता है इसका? जे शेप के भी 3 पार्ट होते हैं, पाइलोरिक, फंडिक, और वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। इन लीवर के अंदर जब अपन जानकारी लेंगे ना, तभी आमाशय के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जे आकार का एक अंग होता है जो 3-4 घंटे तक इसके अंदर भोजन पड़ा रहता है, और इसके अंदर एचसीएल पाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, जिसके द्वारा पाचन को अंदर मुख के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस अगर एंटर कर चुका है, मान लीजिए कोई कंटामिनेटेड फूड या संक्रमित फूड, तो उसको वहाँ पे इन अम्ल के द्वारा उसको क्या कहते हैं, उन जीवाणुओं की डाइल्यूट कर दिया जाता है या उनको मार दिया जाता है। इसका पीएच जो होता है थोड़ा कम होता है और इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। साथ ही साथ इसमें प्रोटीन के पाचन के लिए अब यहाँ पे पेप्सिन भी मिला दिया जाता है। फिर ये यहाँ से खाना आगे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट टूवर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन टूवर्ड्स लार्ज इंटेस्टाइन, जिनको बड़ी आंत और छोटी आंत भी कहते हैं। बड़ी आंत छोटी आंत की तरफ जाएगा, देन आफ्टर रेक्टम और एनस के थ्रू इसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा या एलिमिनेट कर दिया जाएगा। रेक्टम है, एनस के थ्रू इसको डिस्चार्ज या एलिमिनेट कर दिया जाता है। जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये शरीर का एक समझ लीजिए मुख्य पार्ट होती है, लंबी होती है। इसकी संरचना चित्र आप जो आप बना दीजिएगा और इसको डायग्राम बना के अपन देखिए। 5-6 से 7 मीटर लंबी होती है और इसके अंदर फिर लीवर और बाइल जो होते हैं ना, उसके अंदर और पेनक्रियाज जो अलग अलग बाइल एसिड रिलीज होंगे, लीवर के द्वारा जो एंजाइम आएंगे वो होंगे, और ये सारे के सारे क्या करते हैं, छोटी आंत के अंदर जो भी पोषक तत्व है उनका पाचन करके उनके अवशोषण में सहायता प्रदान करते हैं। फिर वहाँ से वो बड़ी आंत में चला जाता है। जो पीछे बचा हुआ भोजन होता है या अपचित भोजन होता है, जिसमें से पानी और खनिजों का अवशोषण हो गया, और शेष जो भी अवशिष्ट पदार्थ है वो आगे रेक्टम और एनस को स्थानांतरित कर दिया जाता है। मलाशय के द्वारा ये इकट्ठा होकर लास्ट में अपन इसको फीसेस के रूप में बाहर निकाल देते हैं। और लीवर का मेन रोल होता है इसके अंदर पित्त रस का बनाना या बाइल एसिड का बनाना, और बाइल का काम क्या होता है, फैट का डाइजेशन करना। जैसे अगर इसके बारे में बात करें तो लीवर का रोल अगर देखेंगे इसके अंदर, तो ये बाइल एसिड सीक्रेट करता है, जो क्या करते हैं, फैट का डाइजेशन करते हैं। तो फैट डाइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लीवर, जो क्या करता है, पित्त रस या बाइल एसिड का सीक्रेशन करता है। साथ ही नीचे की तरफ अग्नाशय भी होता है, जिसको अपन पेनक्रियाज बोलते हैं। उसमें भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जैसे अमाइलोट्रिप्सिन वगैरह, लाइपेज वगैरह, जो भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। नीचे एक गाल ब्लैडर भी होता है जो पित्त रस का स्त्रावण करता है, उसके द्वारा इसको गाढ़ा कर दिया जाता है और भोजन को आगे की तरफ स्थानांतरित कर दिया जाता है। और इस प्रकार ये 5-6 अंग आहार नाल की ये संरचना होती है, जिसमें मुख गुहा से लेके ग्रसनी है, ग्रसिका है, यहाँ से लेके फैली रहती है, जो कि एक 10 मीटर लंबी, 9 मीटर लंबी समझ लीजिए एक होती है, जिसके अंदर अघुलनशील जो पोषक पदार्थ हैं उनको आगे से आगे स्थानांतरित कर दिया जाता है। ईसोफेगस में 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो भोजन को पेट तक पहुंचाती है। उसके बाद में आपको पता है कि जे आकार के शेप के अंदर थैलीनुमा संरचना होती है, जिसको अपन आमाशय कहते हैं। और आमाशय के अंदर गैस्ट्रिक जूक्स होता है, एचसीएल, जो प्रोटीन का पाचन करता है, और जो भी हानिकारक जीवाणु है वो इस अम्लीय एचसीएल के अंदर या अम्ल के अंदर हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। फिर छोटी आंत में जो कि 6 से 7 मीटर लंबी है, वो कि शरीर का सबसे आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसमें भोजन का लमसम पूर्ण पाचन हो जाता है और अवशोषण भी हो जाता है। साथ साथ लीवर से इसके अंदर अन्य रस व अग्नाशय से भी अग्नाशयी रस इसमें आके सम्मिलित होते हैं। फिर ये 1.5 मीटर लंबी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसके द्वारा ये आगे से आगे परिवर्तित होता रहता है। तो ये मुख्य संरचना थी, अपन ने पाचन और यकृत के बारे में पढ़ा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशी की संरचना और उसके प्रकार बनाना। अभी हमें छोटे क्वेश्चन में पढ़ा आगे 3-4 प्रकार की पेशी होती है। तो सबसे पहले पेशी होती क्या है, अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये अपने बॉडी के एक तरह से इंजन की तरह कार्य करती है, जो कि केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। तो ये कह सकते हैं कि रासायनिक को आपके यांत्रिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करती है, और जो अपने बॉडी के लिए आवश्यक होती है, और इसमें पोषण में, पाचन में और भी कई गतिविधियों के अंदर अपनी सहायता करती है, चाहे वो गमन हो या कोई मूवमेंट करना हो या अन्य गतिविधियाँ हो। तो ये मसल्स की
एनाटॉमी होती है, जिसके अंदर अपन देखें तो ये एक थिक केबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो बहुत सारे वायर से या ऐसे समझ लीजिए बंडल के रूप में एक साथ इकट्ठे होते हैं। तो मसल्स होती है ना, एक्ट एज ए थिक केबल। एक केबल के समान संरचना होती है, जो कि वायर के जैसे वायर आपस में एक दूसरे से कुंडलित नहीं रहते बंडल के रूप में, उसी प्रकार से यहाँ पे मसल रहती है। 3-4 पार्ट होते हैं, जिसमें अपन समझ लें मसल फाइबर कह दीजिए, मायो फाइबर कह दीजिए, सार्कोमियर कह दीजिए या कनेक्टिव टिश्यू कह दीजिए। जो मसल फाइबर होता है ये बेसिक सेलुलर यूनिट होती है अपनी सेल की। किसी भी मसल्स की सबसे सामान्य अगर आपको संरचना पूछी जाए तो वो होती है इकाई मसल फाइबर। सबसे सामान्य इकाई किसी भी पेशी की होती है मसल फाइबर, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं या फिर आप कह सकते हैं बेलनाकार शेप में होते हैं, और ये बेसिक सेलुलर यूनिट होती है किसी भी मसल्स की। उसके बाद में आते हैं आपके मायोफाइबर। मायोफाइबर होते हैं जो इनके अंदर की तरफ होते हैं, मसल फाइबर के अंदर हजारों की संख्या में होते हैं। ये रॉड लाइक होते हैं, इनको अपन मायोफाइबर कहते हैं। जैसे नाम से ही पता है कि भाई तंतु समान होते हैं, तो ये हजारों की संख्या में इसके अंतर्गत होते हैं, मसल्स के अंतर्गत, जिसके अंदर ये आपस में जुड़े रहते हैं। इसके बाद आती है सार्कोमियर। जैसे प्रोटीन तंतु भी होती है, प्रोटीन फिलामेंट भी होता है, जिसमें एक्टिन और मायोसिन होता है, जो थिक और थिन होते हैं, दो होते हैं, जो कि सार्कोमियर के आप पार्ट समझ लीजिए कि एक्चुअल में सार्कोमियर जो होती है किसी भी पेशी की फंक्शनल यूनिट होती है, मतलब क्रियात्मक इकाई होती है। सार्कोमियर के द्वारा ये सारी पेशियां जो होती है कार्य करती है किसी भी मसल्स के अंतर्गत, चाहे वो कोई भी मसल हो, स्केलेटन हो या फिर अपन दूसरी मसल्स की बात करें तो। और वो मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बनी होती है, जिसको अपन एक्टिन कह सकते हैं या मायोसिन कहते हैं। जो एक्टिन जो होता है वो एक थिन फिलामेंट होता है, जबकि मायोसिन जो होता है एक थोड़ा उसकी तुलना में थिक फिलामेंट होता है। और जब अपन मूव करते हैं तो ये फिलामेंट स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसको अपन आगे कोई स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है उसके द्वारा अपन इसको समझ सकते हैं कि मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है और कैसे शॉर्ट होती है, जिसके द्वारा वॉकिंग होती है। और एक कनेक्टिव टिश्यू भी होता है जो मसल के चारों तरफ रहता है, जिसको आप एपिफाइसियम या पेरीमाइसियम भी कह सकते हैं। और मेनली आपको पता होगा टेंडम या के द्वारा है जो पेशियां हड्डियों से जुड़ी रहती है, तो टेंडम एक संरचना होती है जिसके द्वारा मसल्स है जो वो बोन से अटैच रहती है। उसके बाद में अगर देखें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर अपन ने कहाँ पर इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, किस आधार पर कर सकते हैं, इनकी कहाँ पे अपीयरेंस है और कैसे इनको कंट्रोल करते हैं, तो मुख्यतः अपन ने इनको 3 भागों के अंदर बांटा है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल जो होती है वॉलंटरी होती है, उन्हें आप खुद कंट्रोल करते हो, जबकि स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल जो होती है वो दोनों इनवॉलंटरी या अनैच्छिक होती है, जो कि ऑटोमेटिक कार्य करती है, उन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे अभी अपने पिछले पार्ट 1 के अंतर्गत देखा कि हार्ट की खुद की मायोजेनिक हार्ट होता है, उसके अंतर्गत खुद की ऐसे नोड एवी नोड होते हैं, हिजोक बंडल और पर्किंजे फिलामेंट होते हैं, जो उसकी नर्व इम्पल्स खुद क्रिएट करते हैं। उसको ब्रेन से या सीएनएस या पीएनएस के द्वारा किसी प्रकार का तंत्रिका आवेग या इम्पल्स नहीं मिलता, वो स्वयं जो अपनी कार्य गतिविधियों को पूर्ण करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं इनवॉलंटरी या अनैच्छिक या ऑटोमेटिक भी एक प्रकार से कह सकते हैं पेशियां होती है। सेकंड है इनकी अपीयरेंस, ये कहाँ पे होती है, स्टेटेड होती है। स्टेटेड का मतलब होता है धारी समान। ये जो स्केलेटन मसल्स होती है ना, वो एक धारी के समान संरचना होती है, जबकि स्मूथ मसल जो होती है, जैसा नाम से प्रतीत होता है कि वो स्मूथ या चिकनी पेशियां है, तो वो चिकनी समान होगी और उसके अंतर्गत दोनों ब्रांच और स्टेट दोनों होती है। इसलिए अपन ने पढ़ा कि ये सिलेंड्रिकल होती है, ये स्टेट होती है, जबकि वो ब्रांच होती है। तो जो ये पेशियां हैं कार्डियक मसल, वो कैसी होगी, शाखित होगी। और ये कहाँ मौजूद होती है, जैसा कि मेंशन है कि स्केलेटन मसल्स का कार्य होता है आपकी बोन को अटैच करवाना, तो आपके हाथों में, पाँव में, आर्म्स में, लेग में, वहाँ से अटैच होती है बोन से। उसके बाद में जो स्मूथ मसल्स है वो आपके इंटरनल ऑर्गन लाइक आप ये समझ लीजिए स्टमक है, आपका इंटेस्टाइन है, वहाँ पर जो सारी मांसपेशियाँ बनी होती है वो किससे होती है, स्मूथ मसल से बनी होती है। और अपन ने इससे फर्स्ट मॉडल पेपर 1 के अंतर्गत भी पढ़ा था कि अंगों का निर्माण किस प्रकार की मांसपेशियों से मिलकर बना होता है मानव में। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि स्मूथ मसल्स अलग अलग अंग का अलग अलग रोल होता है, जिसके अंदर आप ब्लड वेसल्स भी कह सकते हो और अन्य भी कह सकते हो। और कार्डियक मसल केवल और केवल हृदय के अंदर पाई जाती है। इनके कुछ कार्य होते हैं, इसका कार्य आपको पोस्चर मेंटेन करना और बॉडी के अंदर मूवमेंट या गतिविधि करने में ये सहायता करती है, जिसको अपन बोलते हैं कंकाली पेशियां या स्केलेटन मसल, जिसको स्टेट मसल्स भी कहते हैं, बिकॉज ये स्टेट शेप में होती है, धारी समान होती है। देन आफ्टर आता है स्मूथ मसल्स का कार्य होता है आपके फूड को
या फिर आपके ब्लड को थ्रू आउट योर बॉडी पंप पहुंचाना। और लास्ट में आता है कार्डियक मसल्स का एक ही रोल है, जो कि आपके हृदय के अंदर ब्लड को कंटिन्यूअस पंप करते रहना। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि स्केलेटल मसल्स होती है वो आपकी स्ट्रेंथ और स्पीड के लिए होती है, और ये इनमें थकावट होती है और इनमें आपको रेस्ट की आवश्यकता होती है। ये कंकाली पेशियों के अंतर्गत ये आपको स्ट्रेंथ प्रदान करती है, आपको स्पीड प्रदान करती है, साथ ही साथ इनके अंदर थकावट हो जाती है, ये टायर आउट हो जाती है, और दूसरा आपको थकान होने पर रेस्ट की आवश्यकता होती है। तो ये मुख्यतः स्केलेटल मसल्स में होता है। जबकि स्मूथ मसल जो होती है वो स्लोली वर्क करती है और स्टेडीली वर्क करती है, मतलब धीरे और एक साथ वर्क करती है, और आपके बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आगे की तरफ पुश करती है, जिसको अपन स्मूथ मसल्स के द्वारा समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके कार्डियक मसल, जो कि आपके ये समझ लीजिए कि जीवन में कभी भी ये मसल्स रुकती नहीं है, क्योंकि अगर ये रुक जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ये निरंतर कार्य करती रहती है और कॉन्स्टेंटली आपको ब्लड पंप करती रहती है, जैसे कि बहुत ही हाई रेसिस्टेंट दबाव की स्थिति में, और उस स्थिति में यह आपके हृदय में अधिक मात्रा के रक्त को पहुंचाती है। और इस बायोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा अपन है जो मसल्स के प्रकार वगैरह, और ये पढ़ते हैं कि सार्कोमियर फंक्शन यूनिट होगी, उसके दो पार्ट हो गए, एक्टिन और मायोसिन, जिसमें थिक और थिन फिलामेंट होते हैं, जो कि इन 3 प्रकार की मांसपेशियां जो होती है मानव के अंतर्गत मौजूद होती है, और इनको अपन अपनी शारीरिक गतिविधियों के अंदर उपयोग में लेते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर अपन डिस्कस करेंगे। जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं अमोनोटेलिक, यूरोटेलिक, और यूरोटेलिक क्या होता है इसके बारे में अपने को बताना है। ये और कुछ नहीं है, लीवर के अंदर जो प्रोटीन का या इनका पाचन होता है, अमीनो एसिड का पाचन होता है, तो उसको नाइट्रोजन अंदर होती है। तो नाइट्रोजन जो होती है वो हमारे लिए विषैली होती है, टॉक्सिक होती है, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो विषैले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग प्रकार के एडेप्टेशन या अनुकूलन है, जिसके द्वारा वो इस नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। और इस नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के उत्सर्जन के तरीके के आधार पर ही हमने जीवों को 3 भागों में बांटा रखा है, अमोनोटेलिक, यूरोटेलिक और यूरिकोटेलिक। जिसके अंतर्गत जो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे उन्हें अपन बोलेंगे अमोनोटेलिक, जो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे उनको अपन बोलेंगे यूरोटेलिक, और जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उनको अपन बोलते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स। इसके आधार पर अपन ने बांट रखा है। चूंकि नाइट्रोजन एक विषैला पदार्थ होता है या टॉक्सिक एलिमेंट होता है, इसको बॉडी में स्टोर करके रख पाना संभव नहीं है, इसको बॉडी से एक्सक्रीट करना पड़ता है या उत्सर्जन करना पड़ता है। तो उसके लिए अपने अंदर अलग अलग अंगों के अंदर अनुकूलन दे रखे हैं, जिसके द्वारा अपन किडनी के द्वारा या फिर वर्कक के द्वारा अपन इनको बॉडी से रिमूव करते हैं, जिसमें प्रोटोनेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया, मीजोनेफ्रिक अलग अलग प्रकार के अलग अलग जीवों के अंतर्गत अनुकूलन प्रदान कर रखे हैं, जिसके आधार पर वो 2 जोड़ी वर्ककों या फिर किडनीज के द्वारा इनका उत्सर्जन करते हैं। और चूंकि इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया, इसको निकालने के लिए अपने को अधिक मात्रा के अंदर क्या कहते हैं पानी की आवश्यकता होती है, इसको स्टोर करके रख पाना संभव नहीं होता। जैसा कि यहाँ मेंशन है, इसकी टॉक्सिसिटी या विषैलता बहुत अधिक होती है, इसके अंदर वाटर रिक्वायर्ड वेरी लार्ज अमाउंट, मतलब तात्पर्य ये है यहाँ पे इसका कहने का कि इसको स्टोर करने के लिए बहुत अधिक मात्रा के अंदर पानी की आवश्यकता होती है, और इसके एनर्जी बहुत कम होती है। जैसा कि यहाँ मेंशन है कि एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, चूंकि जलीय जीव है तो वो जल में रहेंगे, तो उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होगा, तो वो अमोनिया के फॉर्म में अपना शरीर का अपशिष्ट या प्रोटीन पदार्थों का अपशिष्ट उत्सर्जन कर सकते हैं। तो ऐसे जीवों को बोलेंगे अपन अमोनोटेलिक। फिर आता है अपन यूरोटेलिक, जिसके अंदर मानव वगैरह भी आते हैं, जो टेरेस्ट्रियल या स्थलीय प्राणी है, जो सारे भूभाग पर पाए जाते हैं, वो सम्मिलित किसके अंदर आते हैं, यूरोटेलिक के। ये अमोनिया से थोड़ा लेस टॉक्सिक होता है या थोड़ा कम हानिकारक होता है या कम विषैला होता है, इसको बॉडी में स्टोर करके रख पाना